अब देखिए क्या क्वेश्चन है, फिलोसफी ऑफ वांटलेसनेस इज यूटोपियन वाइल मटेरियलिज्म इज चिमेरा। सिंपल सा मीनिंग ये कह रहा है ये कि यदि हम बिल्कुल डिजायरलेस हो जाएंगे, है ना, तो ये इस लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं है। अनरियलिस्टिक बात है। अच्छा है बट नॉट प्रैक्टिकल, है ना। लेकिन अगर हायर मटेरियलिज्म भी हो गए, बहुत ज़्यादा पैसे में इन्वॉल्व हो गए, बहुत ज़्यादा भौतिकवादी में इन्वॉल्व हो गए ना, तो वो भी जो है ना ये इल्यूजन है। क्योंकि हम जो है ना इनर हैप्पीनेस हमारे पास अंदर नहीं आ सकती। आप देखते होंगे बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े जो रिच पर्सन है, क्या क्या खुशी रहते हैं? नहीं, जबकि उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, जबकि एक आम आदमी खुश रहता है। तो देखिए क्या है कि यार वही है कि ज़्यादा हाई मटेरियलिज्म जो है वो जो है ना इल्यूजन है काइंड ऑफ। तो बेसिकली इसका सोल्यूशन क्या है? बैलेंस। कि मतलब ज़्यादा डिजायरलेस भी मत जो है कि हाँ बिल्कुल जो है ना कीजिए, और ज़्यादा जो है ना आप उसमें भी मत इन्वॉल्व रहिए, है ना। तो देखिए इस ऐसे को लिखने के कई सारे रूल्स हैं। हाँ, तो सबसे पहले बताइए कि आप लोग कि इसका इंट्रो जो है ना कैसे लिखा जाए। अच्छा एक चीज़ ये बताइए मैंने, हाँ, आप बता रहे हैं इसका ऐसे किसी कोट के माध्यम से स्टार्ट कर सकते हैं। लीस्ट रिकमेंडेड। क्योंकि देखिए फिलोसॉफिकल है। देखिए मेरा अप्रोच क्या है इसे लिखने का। फर्स्ट में जाता हूँ एनेक्डोट पे, जो कि रियल स्टोरी है। अगर वो नहीं जो सूझता मेरे को, तब जाता हूँ स्टोरी, फिक्सेस स्टोरी। थर्ड पे जाता हूँ कि दो स्टोरी को मर्ज करता हूँ। और फोर्थ पे जाता हूँ जानते क्या, पोयम पे, यदि कोई याद हो रेलेवेंट पोयम। फिफ्थ जाता हूँ कोट पे। और सिक्स पे जाता हूँ कि उसी को पैराफ्रेज करूँगा यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा तब। तो ये 6 चीज़ है। तो ये जो बता रहे हैं ना ये 5वें नंबर पे आता है। जब आपको दूसरा चीज़ याद ना है ना तब इसमें जाना है बेसिकली। हाँ, अब देखिए तो इसमें सबसे बढ़िया अप्रोच क्या होगी बताइए श्रुति। इसमें जो है ना इंट्रोडक्शन लिखने के सबसे बढ़िया अप्रोच क्या है? कोई एग्जांपल याद आ रहे हैं रेलेवेंट कि देखिए, अब हमको इंट्रोडक्शन वो बताना है ना कि जो हमारे इसको सीधे एक्सप्लेन करता हो, डायरेक्ट है वो यहाँ बताना रेलेवेंट है। हाँ बोलिए। ये स्टोरी वाला मेरे को सही लग रहा है। तो नहीं तो कौन सी स्टोरी बताइए। जैसे कि ना वो बुद्धा की थी, जो बुद्धा ना एकदम जब पेड़ के नीचे बैठे थे तो वो एकदम मेडिटेशन कर रहे थे, ठीक है। तो वो एकदम मतलब बहुत वीक हो गए, तो उनको एक सुजाता नाम की लड़की ने वो एक बाउल ऑफ मिल्क दिया, खीर खिलाया। तब उनको वो पी के समझा था कि मतलब ना तो मैं मतलब ऐसे मेडिटेशन, ऐसे सैल्वेशन मुझे नहीं मिलेगा, ऐसे एनलाइटमेंट नहीं मिलेगा, मुझे खाना भी खाना है, एनलाइटमेंट भी चाहिए। तो एकदम ही खाना को छोड़ना भी नहीं है, मतलब डिजायरलेस भी नहीं होना है, और थोड़े डिजायर्स रखना। नहीं लेकिन डिजायर मतलब खाना, डिजायरलेस को खाना सेट बस मत कीजिए ना यार। खाना तो नेसेसिटी है, वो ऐसे चीज़ के भौतिकवादी से लिंक कीजिए यहाँ पे सुनते हैं। हाँ, मेटाफोर जैसे। हाँ वो तो खाना तो भाई सबके लिए जरूरी है भाई। जो साधु है वो भी खाना खाता होगा। नहीं तो तो खाना बुद्धा की स्टोरी एक और है ना कि पहले वो एकदम लग्जूरियस लाइफ जी रहे थे, है ना, पूरा प्रिंस जब महल में रहते थे, उसके बाद सभी ऐशो आराम थे, बट ही वाज नॉट हैप्पी। तो फिर वो बाहर निकलते हैं, फिर एनलाइटमेंट की स्टोरी होती है, तो वो वहाँ पे डिजायरलेस की बात करते हैं वो। तो आफ्टर रियलाइजिंग कि मटेरियलिज्म इज नॉट द अल्टीमेट हैप्पीनेस, नाउ ही वेंट फॉर एनलाइटमेंट। और उनके लगा कि डिजायर ही एक कारण है दुख होने का, तो उसकी भी उन्होंने बात। तो ये तो मान लीजिए सेकंड वाले को एक्सप्लेन करेगा, फर्स्ट वाले को मटेरियलिज्म वाला आधी स्टोरी शुरू का नहीं। ये तो सेकंड वाले को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना कि मटेरियलिज्म इज चिमेरा। गौतम बुद्ध क्या है कि लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, तो उनको लगा कि ये खराब है, ये इल्यूजन है, तो बाहर निकल गए। लेकिन इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? वांटलेसनेस यूटोपियन। इसलिए मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं दो कैरेक्टर जो कम्युनिस्ट जो मैनिफेस्टो था उनका कितना आदर्श राज, लेकिन क्या वो रियल में हुआ कि नहीं ये बताइए। हाँ, ये भी स्टोरी में डाल सकते हैं, लेकिन फ्रेमिंग लेकिन करना पड़ेगा। वो वांटलेसनेस कहाँ उनके पास था? वो तो उनको इच्छा थी ना। आपको वो चीज बताना है ना कि जो मतलब जो है दो स्टोरी को जोड़ना पड़ेगा, जो मतलब डिजायरलेस हो बिल्कुल कि हमको कुछ नहीं चाहिए, और जो है ना वो यूटोपियन रहा हो, प्रैक्टिकल में ना रहा हो। ये बात करना है। इसको जैनिज्म वाले जोड़ सकते हैं क्या? लेकिन वो कैसे जाएगा? जैन से ऐड कर सकते हैं, जैनिज्म को ऐड कर सकते हैं जैन से। ये देखिए जैन जो क्या बोलता है कि बेन जो है ना ये जो यहाँ तक कि खेत भी नहीं जोतना है, खेत भी नहीं जोतना है, प्लाव नहीं करना है, सिर्फ खाएंगे क्या फिर। तो ये भाई ये पूरा वांटलेसनेस हो गया। तो ये कहाँ प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल है कहीं पे? हर कोई जो है ना हल चला रहा है, हर कोई हल चला रहा है, तो उसको ऐसा हट कीजिए। तो देखिए जो मेरा थर्ड अप्रोच था ना इंट्रोडक्शन लिखने का कि टू राइट डिफरेंट स्टोरी, फिर उसको मर्ज करना है। तो ये जानते ये अप्रोच कब फॉलो करना है?
जब दो कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट हो। हाँ, मैं एक स्टोरी हम लोग किए थे ना, हाँ। एक ऐसे जिसमें दो स्टोरी मैंने क्योंकि लिखी थी, यहाँ पे अच्छा दो लगा। कॉन्ट्रडिक्टरी है। एक जगह ये बात कर रहा है कि हायर मटेरियलिज्म लीड्स टू इल्यूजन, एक तरफ ये बात कर रहा है कि डिजायरलेस भी जो है ना यूटोपियन है, मतलब प्रैक्टिकल नहीं है। तो हमको यहाँ पे दो अलग अलग एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। एक आप गौतम बुद्ध का डाल दीजिए कि हायर मटेरियलिज्म से उनको इल्यूजन हुआ तो चले गए बाहर। फिर एक जैनिज्म का कि जो है ना कि वो जो है ना एक्सट्रीम था तो वो भी जो है प्रैक्टिकल नहीं था। ऐसे एग्जाम्पल डाल सकते हैं। समझ में नहीं आ श्रुति आपको? ये सबसे अच्छा अप्रोच है। हाँ, तो आप जो है ना दो स्टोरी को फिर लास्ट में उसको मर्ज कीजिए कि हेंस कंसीडरिंग दोज बीच स्टोरी वी नीड बैलेंस। ऐसे आपको, हाँ, ये जो है ना बेस्ट तरीका है। अब देखिए इस लड़की ने क्या लिखा है, मैं बताता हूँ। इसने लिखा है कि एंसेंट इंडिया में एक फिलोसफर थे आल शंकराचार्य, है ना। तो उनकी जो मीटिंग है ना एक किंग से हुई जो बहुत ज़्यादा लग्जरियस था, है ना। तो वो किंग इनके पास आता है, बोलता है कि देखिए क्या है कि आप जो है ना यहाँ जंगल में रह रहे हैं, है ना, कुछ जो है ना मतलब न खाने का है, न पीने का है, ना पैलेस में रहते हैं। देखिए मैं पैलेस में रहता हूँ, है ना, तो आप जो है ना खुश कैसे रह सकते हैं? वो शंकराचार्य से पूछ रहा है। तो शंकराचार्य कहते हैं अच्छा ये बताइए, आप पैलेस में हैं, आपके पास आर्मी है, आपके पास सब सारी चीज़ है, क्या आप अंदर से खुश हैं? तो सोचने में मजबूर हो गया, बोला कि बात तो सही है यार। ओ फिर दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि ये बताइए कि मैं जंगल में अकेले हूँ, फिर मैं फियरलेस हूँ, लेकिन आप बताइए कि आप अपने आर्मी के साथ कहीं चलते हैं, फिर आपके पास फियर है ना, क्यों फियर है? ये कहने का मतलब ये है कि कितना भी हाइपर मटेरियलिज्म हो जाए वो फियर और डर रहेगा, क्योंकि इल्यूजन है ना। और फिर उन्होंने कहा कि बताइए कि आप किस तरह सब लोग जीने लगे, आज शंकराचार्य से पूछ रहे हो, तो फिर ये बिल्डिंग सिटी ये कौन बनाएगा? तो उन्होंने बोला कि यस दैट इज राइट क्वेश्चन, नाउ हियर वी नीड टू मेक अ बैलेंस, कि एक लिमिट तक जो है ना हमको उसमें भी रहना है ताकि समाज चलता रहे और ज़्यादा उसमें इंडल्ज भी नहीं होना है। तो ये लड़की ये लिखी है बेसिकली, पूरा कन्वर्सेशन जैसे पूरा लिखी है। हाँ, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा इसका। मैं शंकराचार्य एग्जांपल मैड, लेकिन कि मुझे स्टोरी याद ही नहीं आ रही थी। हाँ, ये जो है ना मतलब इससे क्या है ना, उसको एज ए नैरेटिव लिखी है। हाँ, तो थोड़ा सा क्या है ना, जानते इसको क्या बोलते हैं? नैरेटिव फॉर्मेट में अगर कोई स्टोरी लिख रहा है उसको क्या बोलते हैं? वो डिस्कशन जैसे नहीं, उसको बोलते हैं क्या, हुक। ये अगर हमको पानी में मछली पकड़ना है तो क्या डालते हैं? एक डालते हैं ना जाल फंसाने के लिए, ताकि मछली कुछ समझ के आए, वहाँ पे फंस जाती है। तो क्या है, देखिए एग्जामिनर ना ऑलरेडी बहुत बोर्ड आदमी है, 60 साल का प्रोफेसर है। अब क्या है कि उसे 25-30 ऐसे डेली चेक करना होता है। अब क्या है वो बोर हो चुका है, तो आपका ऐसे क्यों चेक करेगा मन से हो? तो कुछ आप ऐसा क्वेश्चन क्रिएट कीजिए ना, हुक उसको बोलते हैं, ताकि वो अट्रैक्ट हो जाए, अच्छा थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे उसे। ये उसने हुक का यूज़ किया है यहाँ पे, उसे बोलते हैं हुक अप्रोच, है ना। ये मेरे सर ने बताया था। तो ये जो है ना एक हुक अप्रोच होता है, इसने ये लिखा है, दैट इज़ गुड थिंग। नाउ अब देखिए अब इसमें वही कंपोनेंट्स, तो इसने लिखा है कि वी विल डिस्कस डिफरेंट कंपोनेंट्स यार। लेकिन जगह जानते क्या है, जो मैंने आपको बताया था ना कि कंपोनेंट्स लिखना, वो ना, तो इसने क्या है ना कि कंपोनेंट्स वाला अप्रोच फॉलो नहीं किया है। इसने क्या किया है, इसने फॉलो किया है सेक्टोरल अप्रोच, प्रॉब्लम फिर सोल्यूशन, प्रॉब्लम सोल्यूशन, प्रॉब्लम सोल्यूशन। इसमें बताता हूँ, जिसने ये लिखा है कि देखिए क्या है कि in this essay we will understand the meaning of wantlessness as utopian and materialism as a chimera and how can we find a balance between the two based on the multiple sector। फिर इसने वांटलेसनेस और यूटोपिया को थोड़ा डिफाइन किया है। फिर इसको जो है ना स्टार्ट किया इसने जानते क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर से। कौन से सेक्टर से? एग्रीकल्चर सेक्टर से इसने स्टार्ट किया बेसिकली। हाँ, तो जानते क्या है, अब देखिए इसने पहले ये लिखा है, ये देखिए हम पहले क्या थे कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में बेस्ड थे। हम पेस्टिसाइड बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, हम केमिकल यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। अगर आज भी वही चीज़ हम फॉलो किए तो क्या फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो पाएगी? नहीं। तो मतलब अगर आज हम डिजायरलेस रहेंगे तो क्या ये प्रैक्टिकल है? नहीं। तो ये बता रही है ये, तो वांटलेसनेस, हाँ, कि वांटलेसनेस इज यूटोपियन। ये बताया फिजिकल में बता रही है कि ऑन द अदर हैंड यदि हम ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ कर दिए, ज़्यादा केमिकल्स यूज़ कर दिए, तो ये भी हमारे इन्वायरमेंट को क्या होगा? लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। तो मतलब कि ज़्यादा अगर यूज़ कर दिया एक्सेसिव, तो ये भी क्या है हमारे लिए?
इल्यूजन है, खतरा है। यानी ये भी बता रही कि हाइपर मोर्टेलिज्म इज आल्सो चिमेरा। तो मतलब इसमें बताया उसने कि बर्थलेसनेस इज यूटोपिया। यहाँ पे क्या बता रही है नेक्स्ट पैराग्राफ में, मोर्टेलिज्म इज चिमेरा। फिर बता रही है कि द सॉल्यूशन लाइज इन अडॉप्टिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बेस्ड ऑन द टेकिंग अप फूड सिक्योरिटी अलॉन्ग विथ मेंटल कंसर्न लाइक पीएम प्रणाम एंड क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर। अब समझ रहे हैं ना, पहले उसने ये बताया कि ट्रेडिशनल यूटोपियन है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। सेकंड बता रही है कि ज़्यादा अगर हम मॉडर्न भी हो गए ना केमिकल्स, तो भी जो है ना इन्वायरमेंट के लिए हार्म है। दैट्स व्हाई वी नीड द बैलेंस, ना ज़्यादा वांटलेसनेस, ना ज़्यादा मटेरियलिज्म। ये मुझे अप्रोच इसका अच्छा लगा। हाँ, ये फर्स्ट टाइम है एक्चुअली। ये हाँ। ऐसे टॉपिक में बना रही थी, दोनों इकट्ठा लेके चले। मेरे पास ये मैनेज करने में मुझे दिक्कत हो रही थी, दोनों को इकट्ठा देखे ना एक वही साथ में तो। टॉपिक। तो फिर मैंने दोबारा ब्रेनस्टॉर्मिंग की दूसरी तरह और उसको मैंने सेपरेट कर दिया। तो ये थोड़ा सा जो है ना मुझे अच्छा अप्रोच लगा हाँ, इसका। ये थोड़ा अब अलग देखिए, अब आएगी सेकंड एंगल में। जानते क्या है ये बोल रही है, जानते क्या है, अगर हम ये सोचें कि है ना कि अगर हमें किसी एरिया को प्रोटेक्ट करना है तो हम टूरिज्म बिल्कुल बैन कर दें, यस, है ना। तो ये बताइए इससे इकोनॉमिक लॉस होगा, ये क्या प्रैक्टिकल है? नहीं। फिर ये बता रही है कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम टूरिज्म बिल्कुल अलाउ कर दें। इससे क्या है ना कि वहाँ का एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई सॉल्यूशन लाइज इन बैलेंस। मैप की बात करते हैं। हाँ, देखिए ना, मतलब इसका अप्रोच देखिए आप कैसे। मतलब पहले उसने कहाँ गई, एग्रीकल्चर में, सेकंड में कहाँ, एनवायरनमेंट में, अब थर्ड में जानते कहाँ है, जानते कहाँ है, इसमें आ रही थर्ड में कि देखिए इकोनॉमी में। कि ये बताइए पहले इंडिया क्या था, क्लोज्ड इकोनॉमी, कि हम किसी से कुछ नहीं चाह रखेंगे, हम सेल्फ सफिशिएंट है। क्या सक्सेस हुआ, प्रैक्टिकल हुआ? नहीं हुआ। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी से हाँ, क्या सक्सेस हुआ? फिर इंडिया ने 1991 में पूरा इकोनॉमी खोल दी, Yes, yes. तब भी इंडिया को लॉस हुआ कि भाई जो अपना डोमेस्टिक है ना वो लॉस में जा रहा है। तो अब इंडिया ने क्या लाया, आत्मनिर्भर भारत, मतलब बैलेंस अप्रोच। देख रहे हैं ना, ये वाला एग्जांपल मेक इन इंडिया हाँ प्रोजेक्ट। हाँ, देख रहे हैं ना कैसे एक्सप्लेन कर रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा इसका, मतलब गजब का, मतलब जो है ना। फिर उसने लिखा है सोल्यूशन कि देयर इज नीड टू बैलेंस लाइक आरबीआई इंटरवेंशंस, मॉनेटरी एक्सचेंज पॉलिसी लाइक दैट सी हैज रिटन। अच्छा, डिफेंस में लेकिन क्या लिखा दिक्कत ये है? है ना सर कि शुरू से ही मतलब अप्रोच अच्छा है, लेकिन ये ना बहुत रेपिटेटिव है। क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन। रिपीटेटिव नहीं है, सेक्टर चेंज कर रही है ना वो। डिफेंस देखिए, पहले एग्रीकल्चर में गई हो, फिर इन्वायरमेंट में गई, अब जा रही इकोनॉमी में, फिर जाके डिफेंस में, फिर जाके सब में, ऐसा जा रही है तो ना। पूरे 12 पेज यही हाँ, पूरा यही कर रही है और लास्ट में सोल्यूशन बताएगी कि और अलग से। तो ये भी अप्रोच एक अच्छा है। पर बात नहीं क्या, ऐसे लिखने कई सारे अप्रोच होते हैं। जो मैंने बताया था ना, वो भी वो मतलब कि वो सारे इसमें अप्लाई हो सकता है। लेकिन ये ऐसे कितना होता है, ऐसे कितना होता है, दो होता है। तो दोनों दो इससे में जो है ना अलग आप अलग एक चाहिए। इसमें ये वाला अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। यस, अलग अलग ये चाहिए। फिलोसफिकल होता है, हाँ। क्या बोलते हैं? हाँ, अब ऐसे देखिए आज के टाइम पे डिजिटल एरा बढ़ रहा है, तो यदि हम ये सोचे कि मैं डिजिटल एरा बिल्कुल नहीं अपनाऊंगा, बिल्कुल नहीं अपनाऊंगा, तो क्या इससे इकोनॉमिक सस्टेनेबल हो सकेगी? नहीं हो सकेगी। तो मतलब ये भी खतरा है। लेकिन हम ये सोचें कि नहीं, बढ़ाओ डिजिटल, इससे क्या होगा, ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हाँ, साइबर सिक्योरिटी बढ़ेगी। तो दैट्स व्हाई वी नीड बैलेंस, कि हमें मशीन भी जरूरी है, हमें मैन पावर भी जरूरी है और डिजिटल भी जरूरी है। ऐसा बताइए, मतलब यहाँ पे गई किसी टेक्नोलॉजी में गई है, ऐसा गई है। हाँ, फिर हाँ, फिर एक जा रही किसमें, ये क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन में। कि हम क्या है, हम बोले कि नहीं भाई हमको जो है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करना है, क्योंकि इससे एनवायरमेंट पोल्यूशन होता है और जो भी होता है, अगर गांधी के अप्रोच को फॉलो करें तो। लेकिन ये बताइए कि आज के टाइम में क्या है ना, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरा अर्बनाइजेशन ही करते हैं, है ना। तो क्या है कि ये भी खतरा है। तो देयर नीड टू बैलेंस व्हाट सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन मेथड भी नहीं है, मतलब वही हर एंगल की कवर कर रही है। अंडरडेवलप्ड और डेवलप्ड, ये कर दिया। इसने यहाँ पे एक कोट यूज किया है, डू नॉट डू टू अदर्स व्हाट यू कैन नॉट डू योरसेल्फ। है आप वो दूसरे को सजेस्ट क्यों कर रहे हैं जो आप खुद नहीं कर सकते। हाँ, आत्मानी प्रतिकूलानी परेशानम न समय चरेत, ये संस्कृत में श्लोक लिखी है, उसका एक्सप्लेन की है। श्रुति आप यही बता रहे थे क्या उस दिन। हाँ भैया, ये हाँ, ऐसा कुछ बोल रही थी, इसने भी यही लिखा है। क्या लिखा है, आत्मानी, मेरे को नहीं पता है। आत्मानी प्रतिकूलानी परेशानम न परेशानी समाचरेत। इसका मतलब ये होता है कि डू नॉट डू
डू नॉट डू टू अदर्स है, Which you व्हाट यू can't कैन नॉट do डू to योरसेल्फ You है। cannot do हाँ yourself. हाँ, मतलब वही है ना कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द अदर, जिनके वही है। हाँ, जिनके घर खुद शीशे का, दूसरे पत्थर नहीं मारते। हाँ वही है। अब गजब ब्यूटीफुल यार। अब ये बता रही है कि इससे ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है। अब क्या है कि इनका पर्पस क्या होता है कि जो इनको पॉलिटिशियन ने बोला वही फॉलो करना है, अपने से दिमाग कुछ नहीं लगाना है। तब भी क्या सस्टेनेबल है? नहीं है ना। और हाँ, और ये भी है कि यदि हम उनकी बात ना माने पॉलिटिशियन की तो वो भी खतरा है। तो दैट्स व्हाई सॉल्यूशन इज व्हाट है, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, न कि देखिए देयर आर 3 टर्म्स है। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड दैट इज वांटलेसनेस, पॉलिटिकल एटीट्यूड दैट इज मटेरियलिज्म, दैट्स व्हाई वी नीड डेमोक्रेटिक एटीट्यूड दैट इज बैलेंस। ऐसे उसने लिखा है बेसिकली, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। हाँ ये है। सिक्योरिटी में कुछ नहीं लिखा है क्या? सिक्योरिटी में लिखी है आगे लिखी है। डिफेंस में हाँ ये लिखी है कि जो है ग्लोबल लेवल क्रम। हाँ ये लिखिए, देखिए अब देखिए यूक्रेन वाला ये सुन, देखिए क्या है कि देखिए क्या है सिक्योरिटी पर्पस से कि हमको जो है ना, हम जो है ना पीसफुल कंट्री है, हम बिल्कुल वेपन में इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो अच्छी बात है। लेकिन आज टाइम में प्रैक्टिकल है, कोई कंट्री कभी भी आप पे अटैक कर सकती है। इसलिए गाइस थोड़ा बहुत जो है ना आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने को प्रोटेक्ट करने के वो लिए। पॉलिटिकल साइंस हम लोग पढ़ते हैं ना हाँ। कि कंट्री हमेशा या तो युद्ध में रहती है या युद्ध की तैयारी करती हाँ रहती है। रियलिस्टिक होना पड़ेगा। तो ये इसने लिखा है डिफेंस में ऐसा है। हाँ अब इसने रशिया यूक्रेन की एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर यूक्रेन जो है ना अपने डिफेंस में खर्चा ना करता तो आज जो है रशिया उसको बर्बाद कर देता। तो उसने ऐसा एग्जाम्पल दिया है। इसको कैसे मोल्ड किया इस एग्जाम? अगर उसके पास न्यूक्लियर वेपन होता यूक्रेन के पास, उसको जब उसका क्या बोलते हैं यूएसआर विघटन हो रहा था ना, तो उसके कब्जे में आया था, पर लेकिन उन्होंने रखा नहीं यूक्रेन। तो चाहता तो रख लेता, लेकिन अगर होता तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती, नहीं बनती। तो ये है डिफरेंस रहता है। क्या इसको मोल्ड कैसे किया ये इंटरनेशनल वाला? वही बोल रही है ना। देखिए फॉर इंस्टेंस अटैक ऑफ रशिया ऑन यूक्रेन in 2022 could happen because after USSR dissolution Ukraine had abandoned its nuclear weapons. On the other hand, a country which more focus on to become nuclear king in defense system is nothing but materialism, which will remain relevant now as well as Buddha has also said that root cause of suffering is desire in our real life. बेसिकली ये बोल रही है कि ज़्यादा हम डिफेंस में भी खर्च ना करें, वो भी खतरा है, इससे हमारा सिक्योरिटी लॉस होगा। और ज़्यादा हम इन सोचे कि हम पीसफुल कंट्री, हम पे कोई अटैक नहीं करेगा, तो हमको दोनों पे काम करना है, सिक्योरिटी मैक्सिमाइज पे रहना है। तो ये बेसिकली कहना चाहती है जी। हाँ आप बोल रही लास्ट में ये उसने सब कवर किया, डिफेंस, एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, है ना, यहाँ तक कि एजुकेशन, स्किल, सब किसने कर। अब बता रही है कि डिजायर अप टू अ सर्टेन लिमिट इज हेल्दी until unless it does not violate the right of others, because we need to understand the difference between what is right to do and what is right thing to do. हाँ ये ऐसे का टॉपिक है। हाँ ये PYQ ये बहुत अच्छा मुझे लगा यार। देखिए तो कि PYQ राइट टू डू एंड राइट थिंग्स टू डू, दोनों में डिफरेंस क्या है श्रुति आप बताइए। बहुत अच्छा है ये ये राइट टू डू मतलब जो हमारे पास राइट्स हैं करने के लिए, और राइट थिंग टू डू क्या वो सही है, जैसे लॉ वर्सेस वो एथिक्स में जैसे बोलते हैं हम लोग। हाँ मतलब कि वो हमारे तो पास है। हमारे जो मतलब अधिकार कि है हम ना, ज़्यादा अधिकार पे फोकस कर रहे हैं फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में कि नहीं जो हमारा एथिकल है, सही है, उसे फोकस कर रहे हैं। ये हो गया। दैट्स व्हाई शी इज रिटन वी शुड हैव डायनामिज्म लाइक रिवर गंगा बट रेजिलियंस लाइक हिमालय, कि हमको जैसा टाइम होना उसके अकॉर्डिंग हमको मोड़ जाना है, और नीड टू फॉलो मध्यम मार्ग दैट इज हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय गौतम बुद्धा। ये ऐसा रेफरेंस दे रही है। और सी हैज गिवन 6 सिंस लाइक वी नीड टू अवॉइड कामा दैट इज लस्ट, क्रोध मीन्स एंगर, लोभ मीन्स ग्रीड, मोह मीन्स डिजायर, मद मीन्स योगा एंड मत्सर मीन्स जेलस। तो बोले कि इन सब चीज़ों में हमको काबू रखना है, तो हम जो है ना अपने लाइफ में क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इसने एक उसके जब मिलती है क्या है ऑर्केस्ट्रा का। ऑर्केस्ट्रा क्या है? अरे वो जो डांस वांस होता हाँ तो इसने दिया है कि है ना ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर जो होता है ना वो लाइफ वैसे ही है। अब ये डिपेंड करते हैं हम, क्योंकि जो ऑर्केस्ट्रा जो है ना चाहे तो हम अपने आप को खुशी के लिए करें या तो उसको क्या करें क्योस करने के लिए करते हैं, क्योस करने के लिए करते हैं। तो वही कि अपने लाइफ को भी कि हम अपने सही डायरेक्शन में ले जाएं या फिर अपने आप को नेगेटिव डायरेक्शन में जाएं। तो वो है ना अपनी लाइफ जो है एक ऑर्केस्ट्रा के समान ही है, उसके दोनों पहलू हैं। जानते सो क्या बोलते हैं मेटाफोर।
मैंने भी लास्ट में कंक्लूजन मेटाफर ही दिया है। लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से कंपेयर करने से बोलते हैं मेटाफोर, रूपक अलंकार। हाँ, तो ये है बेसिकली। तो लास्ट में ये बोल रही है ये कि दस मटेरियलिज्म गिव्स हैप्पीनेस बट इट इज नॉट सस्टेनेबल। इन द सेम वे वांटलेसनेस may seem impractical but it is sustainable. That's why we need the balance. ऐसा आपको कंक्लूजन करना पड़ेगा। देखिए जो मटेरियलिज्म है हैप्पीनेस तो देता है शॉर्ट टर्म में, पर ये सस्टेनेबल नहीं है। वांटलेसनेस जो है ना, ये जो है ना इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन ये सस्टेनेबल है। तो इसलिए क्या है ना कि हमको दोनों में बैलेंस करना है कि अपने लाइफ को ज़्यादा मटेरियलिज्म में नहीं जाना है, ज़्यादा वांटलेसनेस में नहीं जाना है, हमको मध्यम मार्ग में जाना है। ऐसा इसने हमको कंक्लूज करना है। दैट्स वाई द बाइजेस्ट पाथ इज टू चूज लेस एंड फाइंड मोर विद इन अस। ये ऐसा कंक्लूड किया उसने कि द बाइजेस्ट पाथ इज टू चूज लेस। इट मीन्स कि मटेरियलिज्म कम में, लेकिन फाइंड मोर विद इन अस, न कि ज़्यादा मटेरियलिज्म पे। हाँ, ये कह रहे हैं बेसिकली। तो आई थिंक दिस इज गुड ऐसे ना सुनते हैं। हाँ, मतलब यूनिक अप्रोच है। फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। लेकिन तो क्या है, लेकिन तो क्या है, इस ऐसे में एक थिंग मिसिंग है। अब आप लोग बताएंगे। चलिए, एक थिंग मिसिंग है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए इसके मैं 10 नंबर काटा हूँ। एक ही डायमेंशन में लिखी है पूरा। तो और कौन सा डायमेंशन लिखे हो? काउंटर भी कर सकते हैं। यस, इट्स नॉट लाइक इट्स इसने काउंटर कहीं पे नहीं किया, इसने काउंटर कहीं पे नहीं किया, सीधा मिसिंग है वो। इसका 10, हाँ, अब इसका 10 नंबर सीधे मैं काट दिया हूँ इसी के चक्कर में। नहीं जानते कि इसका 70 नंबर मिल जाता है। हाँ, मतलब इसे काउंटर कहीं भी नहीं किया है। ये थोड़ा सा मेरे यही कहने का मतलब है। आप बोले ना कि एग्जांपल, तो मैं वही बोली थी, तो मोनोटोनस मैं जब कही थी आपसे, तो आप फिर बोले कि अलग। अच्छा, जो आप बोल रहे हैं काउंटर वाला, अब देखिए, चलिए काउंटर कैसे करेंगे, रुक बताता हूँ। काउंटर कीजिए, कैसे करें काउंटर? काउंटर मतलब इसे वांटलेसनेस इज यूटोपिया मींस कि कुछ नहीं होता वांटलेसनेस, कुल मिला के कह रहा ना। लेकिन वांटलेसनेस में तो इट गिव्स एक्चुअली इनर पीस, सेल्फ एस्टीम। एग्जांपल बताइए। एग्जांपल जैसे हम मेडिटेशन और योगा करते हैं तो वी एक्चुअली फील गुड, तो वहाँ पे वांटलेसनेस नहीं, कोई और वो से दे रियल लाइफ एग्जांपल। रियल लाइफ कबीर का एग्जांपल दीजिए ना। हाँ, यस भाई इतने फेमस हुए, क्यों फेमस हुए, ये बताइए। अच्छा, ये बताइए, आपको नहीं लग रहा है इसमें कबीर को इन्होंने बहुत कम यूज किया है? मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जब जिस दिन देश आज़ाद हुआ था, गांधी कहाँ थे? गांधी एक कहीं क्या बोलते हैं, किसी समाज के लिए बहुत वहाँ पर गए थे। नहीं, हाँ, कोई काम कर रहे थे। सोचिए, जानते क्या है, हाँ, फिर जानते क्या है, कुछ लोगों ने पूछा कि बताइए कि गांधी जी आप इस देश के फादर ऑफ नेशन हैं, अब बताइए देश आज़ाद हो रहा है, सब लोग वहाँ बैठे हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, आप यहाँ क्यों नहीं? बोले क्या है ना कि जो मेरी लाइफ है ना, वो मेरी लाइफ डिजायर नहीं है, मैंने देश को आज़ाद करवा दिया। अब भाई क्या है कि जो है ना, जहाँ तकलीफ है मैं वहाँ आया हूँ। अब देखिए, उन्होंने अपने डिजायर लेस को ही फॉलो किया ना, लेकिन आज देख लीजिए कि जहाँ उनका आश्रम है गांधी जी का, आज लोग अभी भी घूमने जाते हैं। ये बताइए, गांधी ने क्या फॉलो किया? वांटलेसनेस। तो क्या यूटोपिया हुआ? नहीं हुआ। देख लीजिए, आज उनकी नोटों में नाम है, फोटो छपी है, तो इसको ऐसे काउंटर कीजिए। फिर देखिए उसको आप काउंटर कीजिए उससे, मटेरियलिज्म से, कि है ना कि नहीं इसका भी भाई फायदा है। कैसे? इलोन मस्क, वो बोला कि नहीं भाई मुझे बहुत ज़्यादा वेल्दी पर्सन बनना है। आप देख लीजिए वही अपने पैसे का पॉजिटिव यूज कर रहे हैं भाई, वो स्पेस में। यहाँ देखिए बिल गेट्स, भाई बिहार में जो है ना, उसने जो है ना बहुत सारा क्या फाउंडेशन चलाया है NGO का। बिल गेट्स एंड मेलिंडा पर्सन भाई बिहार में मूवी बनी है जो ना, हाफ गर्लफ्रेंड, उसमें दिखाया गया बिल गेट्स को, वो रियल स्टोरी है। अरे तो सर्वे भी तो करते हैं बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन भाई ये NGO चला रहा है वो। हाँ, तो देखिए कि इसका पॉजिटिव यूज भी है मटेरियलिज्म का, आपको इससे काउंटर करना है। हाँ, मैंने लिखा है इसमें मटेरियलिज्म का एग्जांपल। फिर लिखिए कंक्लूजन जो उसने लिखा है एक्चुअली। सो दिस इज हाउ एक्चुअली मिसिंग, बाकी सब सही है।